जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। आज हम डिविजुअलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है साथियों, जो डिविजुअलिटी जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, उससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में। साथ ही अगर हमें डिविजुअलिटी अच्छे से आती है तो हम इसका उपयोग बाकी चैप्टर्स में भी हम कर सकते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन बेटर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं और हम कैसे इन्हें समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। ये जो है हमारा 2 का 4 का 8 का 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, 5 का 25 का 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 11 13 17 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, 7 11 13 तीनों का एक साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब है कि अगर कोई ये नंबर दिया गया है, ये किसी दूसरे इस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम उसको ऐसे भाग दे के डिवाइड करें इस तरह से, दूसरा हम बिना डायरेक्ट भाग दिए उसकी कुछ नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम मतलब कि उनके बारे में जान के, उनके बारे में अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर नंबर दिया गया है ये किसी अन्य नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटीज। ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा 2 है, 4 है, 8 है, 16 का इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको देखते हैं ध्यान से। अगर हमारा कोई भी नंबर लिखा है, कितना भी बड़ा संख्या है, और उसके लास्ट में कोई अंक ये दिया है, ये वाला अंक जो है, अगर हमारा ये वाला अंक 2 से डिविजिबल है तो वो इतना पूरा नंबर हमारा जो है 2 से डिविजिबल होगा। ये होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 से हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरा नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ये मेरा नंबर है, मान लो कोई संख्या है। ठीक है, तो मुझे अगर ये पता करना है कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम इसके सिर्फ अंतिम एक अंक को यानी कि 2 को चेक करते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। हाँ जी, जा रहा है। तो अगर इस लास्ट एक अंक में 2 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग जा रहा होगा। तो ये होती है 2 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से 4 की डिविजिबिलिटी जो होती है, 2 की डिविजिबिलिटी में हम अंतिम एक अंक देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो अंतिम 2 अंक देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो अंतिम 3 अंक देखते हैं। और 16 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो अंतिम 4 अंक देखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं 16 के बाद 32 पे जाऊं तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसका लॉजिक ये है कि जैसे मान लो ये 2 है तो 2 की पावर 1 है, तो 2 पे जितनी पावर है हम उतने ही अंक देखेंगे। अब 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 पे कितनी पावर है, 2, तो हम 2 ही अंक देखेंगे। ठीक है, अगर 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो हम सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखेंगे। और ये हमारा 16 है तो 16 पे है 2 की पावर 4, तो सिर्फ अंतिम 4 अंक देखेंगे हम। ठीक है, तो ये याद रखने का एक तरीका है कि 2 की जितनी पावर होती है किसी संख्या में, हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी दूसरी संख्या के अंतिम उतने ही अंक देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात मैं समझा पाया मुझे लगता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल, फिर ध्यान से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 8 6 3 4 2 8 9 4, मैंने ये संख्या लिख दी और मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या क्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी संख्या को चेक ना करके मैं सिर्फ इसके अंतिम 3 अंक उठाऊँगा, 8 9 4, और इसमें मैं 8 से भाग दे के देखूँगा तो आप कहोगे 8 एकन 8, 8 एकन 8, और यानी कि हमारे पास ये 14 बच रहा है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसमें हमारा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा होगा। ये है। और अगर मैं इसका ही ये देखूं कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं ये संख्या, तो मैं क्या करूंगा, अगर 16 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंतिम 4 अंक उठा लूंगा।
अंतिम 4 उठाऊंगा तो यहाँ से उठाऊंगा, आप कहोगे हम उठाएंगे 2894, इसमें 16 का भाग दे के देखेंगे तो 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा, चूंकि 8 का नहीं गया तो जाएगा 16 का भी नहीं। ठीक है, तो 16 का भाग इन 4 अंकों में नहीं जाएगा। ठीक है, इन 4 अंकों की संख्या में 16 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी 16 का भाग नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि 2 से भाग देने के लिए हम अंतिम 1 अंक देखते हैं, 4 से भाग देने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, और 16 से भाग देने के लिए अंतिम 4 अंक देखते हैं। तो ये 2 की, 4 की, 8 की, 16 की डिविजिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी आती है 3 की और 9 की। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसका जो डिजिट्स का सम होगा, डिजिटल सम जो होगा उसका, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये है रूल। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 8 6 7 3 2 1, ये अब मुझे ये चेक करना है कि ये इतनी बड़ी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो मैं इस पूरी संख्या में भाग न दे के मैं इसके अंकों का योग करता हूँ, 8 + 6 + 7 + 3 + 2 + 1, ये इस तरह से। तो 8 और 6 14 और 7 21 और 3 24 और 3 ये कितना हो गया हमारा 27। क्या 27 में 3 का भाग जा रहा है? आप कहोगे हाँ जी जा रहा है। तो अगर 27 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जा रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है 3 की डिविजिबिलिटी। आपको भरोसा नहीं हो एक बार चेक भी कर लो। मैं 3 से इसमें भाग दूंगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 निम 27, 3 1 3, भाग टूटे की बिंदी 3 7 21, इतनी बार ये चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, आप अगर नोट करना चाहो तो, के योग में, या ऐसे लिख दे रहा हूँ, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता है 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी होने के लिए कुछ भी नहीं है, इनका भी हम क्या निकालते हैं, डिजिट्स का सम निकालते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, तो अंकों का योग यहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए था 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। कितने से विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 8 7 6 3 2 1, इस तरह से। ठीक है, अब मैं मुझे ये चेक करना है कि यही संख्या जो है, ये वाली जो संख्या हमने लिखी है, ये वाली, इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम इस पूरी संख्या में भाग न दे के हम क्या करते हैं, इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 8 + 7 + 6 + 3 + 2 हर बार ये प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको करना होगा या अपनी प्रैक्टिस में कैलकुलेशन में करना होगा तो ऐसे ही जोड़ेंगे। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 3 अपना 27 हो गया। ठीक है, तो इनका सम आ गया 27। तो 27 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा 3 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 27, 27 9 से डिविजिबल है। 27 में यानी कि इन अंकों के योग में 9 से भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 से भाग जा रहा होगा। ये होती है हमारी 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें अगर आप भाग दे के देखेंगे 9 से तो चला जाएगा भाग, आप चाहो तो इसमें दे के देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों डिजिटल सम, ये जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है ये प्योरली हमारा कैलकुलेशन बचाने के लिए यूज करते हैं हम इसको गणित में। इसका जो मेन यूज है वो कैलकुलेशन बचाने के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेशन में हमारा जो है टाइम जो लगता है उस टाइम को बचाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे ध्यान से देखना, मैंने लिखा 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × कुछ भी, मैंने n नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 × 9 1 आ जाएगा, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, 9 × 3 हो जाएगा 27, और 9 × 1 2 नंबर और लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा 36, ऐसे ही 45, 54 है ना,
63, 72, 81, 90, 99, 108 और हम आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी संख्या में, जैसे एक में मैंने 9 से गुणा किया, तो जो हमारा क्या नाम है रिजल्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो भी उसके जो अंकों का योग है, उसके अंकों का जो योग है, अंकों का योग यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, अंकों का योग। इसीलिए इसको डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल मतलब डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम मतलब जो अंक दिए हैं उनका सम, सम बोले तो योग। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं डिजिटल सम को, तो इसका मतलब होता है अंकों का योग। तो अगर मैं किसी संख्या में, जैसे 2 में मैंने 9 से गुणा किया, किसी संख्या में 9 से गुणा कर रहा हूं, तो जो हमारा गुणनफल आएगा उसका जो डिजिटल सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। उसके जो अंकों का योग है, 8 और 1 कितना हो गया, आप कहोगे 9, तो इनके अंकों का योग जो है वो भी 9 से डिविजिबल है। इसके देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 और 9 18, विभाजित हो रहा है 9 से, 8 और 1 9। कोई भी संख्या लिखो जिसमें हमने अगर 9 का गुणा किया है, तो वो संख्या के जो जो मतलब गुणनफल आएगा, वो गुणनफल के अंकों का योग जो है हमेशा 9 से विभाजित हो रहा होगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने अगर ये कोई संख्या लिखी यहाँ पे, और इसके सामने हमने कोई दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी इस तरह से, कुछ भी मैंने, ठीक है, इस तरह से मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, तो ये जो संख्या है हमारी, इसको मैं 9 से भाग दूंगा, और इसको 9 से, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं अगर इसको भाग दूंगा तो भी शेषफल हमारा, मान लो आर आ रहा है शेषफल, ठीक है, और अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा, चूंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं 9 से भाग दूंगा तो भी शेषफल मेरा आर आएगा। आप कहोगे सही बात है, दोनों तरफ शेष बराबर ही आएगा क्योंकि संख्या दोनों बराबर हैं। तो जब हमें अगर ये दो बात पता चल गई, अब इन दोनों बातों को मिलाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी संख्या में हमने 9 से गुणा किया है, ठीक है, और वो जो संख्या हमारी आई है, अगर कोई दी हुई संख्या है उसमें अगर हम 9 से भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा, ध्यान से सुनना आप, जैसे मैंने ये संख्या लिखी 7 8 6 3 4, ये ठीक है, इसमें अगर मैं भाग दूंगा 9 से, तो 9 से भाग देने पर हमें कुछ शेष मिलेगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, शेष मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, अभी के लिए मैं मान ले रहा हूँ, मैं भाग नहीं दूंगा, मैं मान ले रहा हूँ एक्स शेषफल आएगा। ठीक है, अगर मैं ये जो संख्या है ये वाली, इस संख्या का डिजिटल सम करूँ, 7 + 8 + 6 + 3 + 2 + 4, इस तरह से, ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में यानी कि इसका योग जो आएगा, 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 4 30, इसमें इस 30 में भाग देने पर जो शेषफल आएगा, यानी कि 30 में भाग देने पर शेष कितना आएगा, आप कहोगे 3 आएगा। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं इस संख्या में, इस वाली संख्या में, देखो जितना शेषफल यहाँ पे आ रहा है उतना ही शेषफल यहाँ पे आएगा। किसी संख्या में भाग देने पर 9 में किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जितना शेषफल आता है उतना ही शेषफल उसके अंकों के योग में भाग देने पर आता है। ये बात समझ लो। तो इसके, इस संख्या के अंकों का योग किया हमने ये, तो शेष हमारा कितना मिला, 3। अब अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा, ध्यान से देखो ये वाली संख्या को, तो भी शेष मेरा 3 आना चाहिए। देखो भाग दे के देखते हैं, तो 9 8 72, 6 बचे 66, ठीक है, 9 7 63 33, 9 3 27, ये 6 बचेंगे, ठीक है,
और ये हो जाएंगे 62, 9 छिंग 54, यानी कि 6 और 8 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 निम 81, और शेषफल हमारा बचेगा यहाँ पे भी 3। ठीक है, आप इसको भाग दे के देख सकते हो, ये शेषफल 3 आ गया, तो इस संख्या में, इस पूरी संख्या में भाग देने पर जो शेषफल आया उतना ही शेषफल इस संख्या के अंकों के जोड़ने में भी आया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम डिजिटल सम। ठीक है, तो जब ये वाली बात आपको समझ में आ गई, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैलकुलेशंस को कितना ख़त्म कर सकते हैं वो मैं आगे एक दो सवाल में आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है 223 यानी कि 223 का स्क्वायर बराबर होगा इनमें से किसके। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये जो 223 है, ये जो 223 है हमारे पास, इसके स्क्वायर में अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे मान लो x, और स्क्वायर का जब मान निकालूंगा वो इस तरह से 6 अंकों का या 5 अंकों का मान निकल के आएगा, मेरे पास 5 अंकों का मान निकल के आएगा 223 का स्क्वायर। अगर मैं उसमें 9 से भाग दूंगा तो वहाँ पे भी मेरा x रिमाइंडर बचेगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो अब मैं अगर ध्यान से देखना, इस 223 का जो रिमाइंडर है वो मैं अगर डिजिटल सम इसका निकालूं, डिजिटल सम मतलब कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ध्यान से देखना यहाँ पे 223 का जो डिजिटल सम है वो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो 223 का हमें डिजिटल सम निकालना है, 223 के स्क्वायर का एक्चुअली। तो 223 के स्क्वायर का हम डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन डिजिट्स को जोड़ देंगे। तो कितना होगा 2 + 2 + 3 इसका स्क्वायर। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो अब देखो ये जो 49 है, ठीक है, 49 में जो है हमारे पास ये 9 है, इस 9 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम करते क्या है, इसको तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक एक अंक में ना आ जाए। इस 49 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 13। ठीक है, तो 13 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो शेष मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं 13 में 9 का भाग दूंगा तो शेष मुझे 4 मिल जाएगा। अब मेरा जो इनमें से है, ये जो विकल्प दिए हैं, विकल्प में से वही विकल्प आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 आएगा। इसको, इस चीज़ को कहते हैं डिजिटल सम। जैसे ये कोई संख्या लिखी है, उसको जोड़ते चले जाओ और 9 के पेयर उसमें से काटते चले जाओ, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको उठा रहा हूँ, 4 है, 9 है, 5 है। अब ध्यान से देखना, ये 9 काट दूंगा, ये वाला 9 भी काट दूंगा, और ये 5 और ये 4, 5 और 4 मिलके 9 काट देगा, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा डिजिटल सम 2। इसका डिजिटल सम कितना बचेगा 2। आप कहोगे ठीक है, इसको देखो 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 और 2 मिलके 9 बना देगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना बचेगा 4। ठीक है, डिजिटल सम मतलब रिमाइंडर 9 से भाग देने पर। ठीक है, आंसर आ गया। ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये 9 बनाएगा, और ये देखो 7 और 4 11 है, तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना बचेगा 2। ये 9 कट जाएगा, ये 7 और 2 ये 9 बन जाएगा, 5 और 4 ये 9 बन जाएगा, यहाँ पर डिजिटल सम बचेगा 0। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डिजिटल सम 4 आ रहा है, और हमारे प्रश्न का भी डिजिटल सम 4 आ रहा था, तो ये वाला जो आंसर ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। ये वाला कोई भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें 9 से भाग देने पर डिजिटल सम हमारा जो है वो 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा क्वेश्चन के डिजिटल सम से मैच कर जाता है वही अब हमारा आंसर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है वो इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेशन हम वैसे कर सकते हैं जैसे करते हैं, लेकिन डिजिटल सम से इसको कितनी जल्दी ख़त्म करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये कितना है 7 और 3 10, और ये कितना हो जाएगा 5 है। तो 7 और 3 10 में से 9 ख़त्म कर दूंगा, 1 बचेगा, है ना, 1 और 5, यहाँ पर डिजिटल सम मुझे कितना मिलेगा, आप कहोगे यहाँ पर मिलेगा 6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है,
तो 9 पे डिजिटल सम मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कोई डिजिटल सम नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस में कितना है 1, तो इसका मैं अगर रिजल्ट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 6 - 1, तो यहाँ पे डिजिटल सम मिल गया मुझे 5। तो अब इनमें से जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये मिलके 9 बना देगा, यहाँ पे डिजिटल सम मिल जाएगा मुझे 3। ये वाला 9 काट देगा इस 9 को, ठीक है, ये दोनों मतलब कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, और 1 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम मिल जाएगा मुझे 1। ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 और 4 11, तो यहाँ पर डिजिटल सम मिलेगा मुझे 2। ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और ये 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ से 9 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से, प्लस 4 ये, तो यहाँ पर डिजिटल सम मुझे कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम मुझे 5 मिल गया वही ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हम आगे कैलकुलेशंस में भी यूज करते चलेंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ये 9 8 7 6 2 जो भी 1, इस तरह से अगर मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है तो इसमें से जितने 9 बनते जाएंगे मैं काटता जाऊंगा, 1 9 ये कट जाएगा। अब देखो 8 है, 8 में 1 यहाँ से, इस 7 से 8 में 1 9 ले लूँगा तो 9 बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, तो ये 6 और 6 12 होते हैं, 12 में से 9 काट दो, बचेगा कितना 3। ठीक है, 7 और 2 मिल के 9 बना देंगे, कट जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसका डिजिटल सम आ जाएगा। ये 9 9 हम क्यों काटते चलते हैं, जितने भी 9 बनते जाएंगे वो 9 से 9 भाग दे के 0 करते जाएगा, मतलब कि 1 आता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिजिटल सम निकालने के लिए भाग देना जरूरी नहीं समझते, जोड़ के हम उस 9 मतलब जितने भी 9 बनते जाते हैं उसको हम वहीं के वहीं काटते चलते हैं, आसान हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन का डिजिटल सम ऑप्शन के डिजिटल सम के मतलब कि आंसर के डिजिटल सम के हमेशा बराबर होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल आते हैं 5 का, 25 का और 125 का। तो 5 जो है हमारा, अगर 5 अगर नंबर है हमारा जिससे हमें किसी संख्या में भाग देना है, तो 5 से भाग देने के लिए वो संख्या जो है हमारी, 5 से भाग देने के लिए अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। पाँच से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और 25 से भाग देने के लिए अंतिम दो अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, और 125 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक जो है 125 से विभाजित होने चाहिए। ये तो इसमें भी वही रूल है, देखो सिर्फ 5 से भाग दे रहे हैं तो अंतिम एक अंक देखेंगे, 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 125 से दे रहे हैं तो अंतिम 3 अंक। वही वाली कहानी है। देखो ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो जितनी पावर लग रही है उतने ही अंक देखते हैं। तो 5 की पावर 1 में कितनी पावर लग रही है 1, तो अंतिम 1 अंक देखेंगे। 25 में कितनी है 5 की पावर 2, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। 125 में कितनी है 5 की पावर 3, तो अंतिम 3 अंक देखेंगे। ठीक है, तो ये है कहानी यहाँ तक की। अब अगर ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप चाहो तो एक दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 7 8 3 5 3 2 5 7 5, इस तरह से। ठीक है, अब इस संख्या में मुझे ये चेक करना है कि इस संख्या में 5 से भाग जाएगा कि नहीं। तो मैं सिर्फ लास्ट का एक अंक यानी कि ये 5 उठाऊंगा, इस 5 में 5 से भाग दूंगा, आप कहोगे चला जाएगा 5 से भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 5 से भाग जा रहा होगा। ये है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, अब अगर मुझे 25 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं अंतिम 2 अंक उठाऊंगा, यानी कि 75 में 25 से भाग दूंगा, तो आप कहोगे 75 में भी 25 से भाग जा रहा है। तो ये वाली जो हमारी पूरी संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी संख्या 25 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं 125 की विभाजिता चेक करूँ, डिविजिबिलिटी चेक करूँ, तो मैं अंतिम 3 अंक उठाऊंगा, यानी कि 575। ठीक है, अगर इसमें मैं 125 से भाग दूंगा तो आप कहोगे कि इसमें 125 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब नहीं जाएगा तो ये पूरी संख्या भी हमारी जो है
25 से विभाजित नहीं होगी, वो सॉरी 125 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये होते हैं डिविजिबिलिटी के 5 के 25 के हमारा क्या नाम है 125 के रूल। अब डिविजिबिलिटी अगर हमें 6 की चेक करनी है तो 6 हमारा बनता है 2 गुणा 3, यानी कि ये भी इसका प्राइम फैक्टर है एक, और ये 3 भी प्राइम फैक्टर है। यानी कि हम ध्यान से देखना, अगर हम प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं। अगर हम किसी कॉम्पोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, किसी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर हम किसी भाज्य संख्या की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन अभाज्य गुणनखंडों की हम क्या करते हैं डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंडों की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके अभाज्य गुणनखंडों से उसकी पावर से उसमें अगर भाग चला जाएगा तो वो संख्या से भी उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो है गुणनखंड क्या होंगे, तो जो 6 से अगर किसी संख्या में भाग तभी जा रहा होगा जब उस संख्या में 2 से भी भाग जा रहा हो और 3 से भी। 6 से संख्या कोई विभाजित तभी मानी जाएगी जब उस संख्या में 2 से भी भाग जा रहा हो और 3 से भी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब आते हैं कुछ हमारे थोड़े से मुश्किल होते हैं, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। इनका आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने इनके रूल देखे होंगे, अगर आपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो यहाँ पे देख लो। इनका करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट होता है ऑस्क्यूलेटर, ऑस्क्यूलेटर का यूज कर लेते हैं। ऑस्क्यूलेटर होता क्या है, ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ आप लोग इसको याद कर लो, इसका बेसिक आपको बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। एक तो ये वाला याद कर लेना आप, 7 का, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, 13 का, 17 का, 19 का, 11 का, 23 का, ये सारे याद कर सकते हो आप। देखो ऑस्क्यूलेटर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इनको, अगर मैं समझाना चाहूँ तो देख ही लो फिर आप। जैसे 7 का मैंने कोई ऐसा वो लिया गुणज, 7 का मैंने कोई ऐसा गुणज लिया जो हमारे किसी दहाई संख्या के, मतलब जैसे 20 है, 10 है, 30 है, 40 है, 50 के, इसके या तो +1 आए या -1 आए। गुणज मतलब इस 7 का गुणा करने पर कोई संख्या प्राप्त हो। तो ठीक है, तो देखते हैं, इससे +1 होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इनसे, या फिर -1 होना चाहिए। तो 7 का मैं अगर गुणज निकालूंगा तो पहला गुणज आएगा 7, दूसरा आएगा 14, तीसरा आएगा 21। अब ये जो 21 है, देखो ये 21 हमारा 20 का पास है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 20 + 1। तो ये जो 20 + 1 है, ये 21 ही 7 का ऑस्क्यूलेटर हमको देगा। तो ध्यान से देखना, इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 1, यही। ठीक है, तो ऑस्क्यूलेटर की दो चीज होती हैं, एक संख्या, ऑस्क्यूलेटर के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है उसकी संख्या और दूसरा भाग होता है उसका चिन्ह। ठीक है, तो ये जो दो है, जितनी बार मतलब कि उस 10 में गुणा हो रहा है वो तो संख्या बताएगा, और यहाँ पे ये जो प्लस का माइनस का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये इसका चिन्ह बताएगा कि ऑस्क्यूलेटर का चिन्ह क्या होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ऑस्क्यूलेटर पे हमारे पे माइनस का चिन्ह होगा, तो हमारा जो ऑस्क्यूलेटर आएगा वो -2 आएगा। तो 7 का ऑस्क्यूलेटर आ गया -2। अब इसको यूज कैसे करना है मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा, तब तक के लिए सिर्फ आप ऑस्क्यूलेटर निकालते कैसे हैं वो सीख लो पहले। ठीक है, तो 7 का ऑस्क्यूलेटर हमें -2 मिल गया। ऐसे ही मैं अगर 13 का ऑस्क्यूलेटर निकालूंगा तो 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39। अब ये जो 39 है ये हमें 40 - 1 मिल गया। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, 40 के पास हम सिर्फ इनके +-1 देखते हैं, दहाई अंकों के, दहाई संख्याओं के। तो ये जो हमारा 40 + 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 - 1। ठीक है, तो ये वाला जो 4 है ये ऑस्क्यूलेटर की संख्या देगा। तो संख्या हमें कितनी मिल गई, 4। और ये जो चिन्ह है माइनस, तो अगर माइनस यहाँ पे 1 से पहले माइनस आ रहा है तो इसका चिन्ह हमें मिलेगा प्लस का। तो यहाँ पे ऑस्क्यूलेटर आ जाएगा +4, यानी कि 13 का ऑस्क्यूलेटर है +4। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा 17 है, ठीक है, 17 का निकालेंगे तो कहाँ पे जाके मिलेगा हमें, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, 51 पे जाके मिलेगा। आप कहोगे सही बात है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 × 10 + 1। तो ऑस्क्यूलेटर का मान संख्या कितनी होगी, 5, ये वाली संख्या,
और चिन्ह अगर ये प्लस का है तो माइनस का, तो 17 का ऑस्कुलेटर आ गया -5। ठीक है, इसी तरह से और एक आध निकालते हैं, सारे ही निकाल देता हूँ मैं आपको। इसके बाद आता है हमारा 11 का, मैंने लिखा ही नहीं, 11 का भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। 11 का हमें कहाँ मिल जाएगा, 1 गुणा 10 + 1, तो संख्या हमें कहाँ से मिलेगी, 1 और माइनस, तो 11 का ऑस्कुलेटर होगा हमारा -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 19 जो है इसका ऑस्कुलेटर कैसे निकालेंगे हम, तो आप कहोगे 19 को लिख सकते हैं हम 20 - 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 - 1, तो संख्या हमें यहाँ से मिल गई 2 और चिन्ह हमें यहाँ से मिल गया। तो हमारा अगर ये माइनस है तो चिन्ह प्लस में हो जाता है, तो 19 का ऑस्कुलेटर हो गया हमारा +2। ठीक है, 11 का मैंने ये यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 23 का ऑस्कुलेटर हमारा कैसे निकालेंगे हम, 23 दूनी 46, 23 तिया होता है 69, तो इसको मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 10 - 1। ठीक है, तो ऑस्कुलेटर की संख्या 7 मिल गई और चिन्ह ये माइनस का है तो प्लस का मिल गया। ठीक है, तो इसका 23 का ऑस्कुलेटर कितना हो गया, आप कहोगे 7। अब ये जो 29 है, 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 -1, तो संख्या हमें मिल गई 3। अब अगर ये वाला चिन्ह माइनस के है तो इसका चिन्ह मिल गया प्लस का। तो इस तरह से हम ऑस्कुलेटर निकालते हैं। अब हमने ऑस्कुलेटर निकालना सीख लिया, आपको पेपर में जाके ऑस्कुलेटर निकालना नहीं है, आपको ये ऑस्कुलेटर जो है याद करके जाने हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे, हाँ मैंने ये इसलिए बताया कि बाय द वे आप भूल जाओ और आपके पास टाइम पर्याप्त हो तो आप ऑस्कुलेटर वहीं पे निकाल सकते हो। ठीक है, इनमें से 2-4 याद रख लेना, ज़्यादा याद रखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो सारे भी याद रख सकते हो, लेकिन 2-4 तो ज़रूरी है। जैसे 19 का है हमारा, ठीक है, 19 का बहुत काम देता है हमें, 13 का बहुत यूजफुल होता है, 17 का, 19 का, 13 का, ये ज़रूर याद कर लेना, और 7 का, ये तो मतलब कि मैंडेटरी है, इन्हें तो छोड़ के ही मत जाना आप किसी भी कीमत पे, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, 17 का हमारा होता है -5, 19 का +2 हमें वहीं के वहीं मिल रहा है, 20 पे मिल रहा है ना 19 का। ठीक है, तो इन्हें याद ज़रूर कर लेना आप। ठीक है, तो ये होते हैं ऑस्कुलेटर। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 7 6 3 2, ये वाली। ठीक है, अब इस संख्या में हम चेक करेंगे कि इनमें से किस किस का भाग, मतलब ऑस्कुलेटर का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब 7 का ऑस्कुलेटर है -2, तो इसका लास्ट का एक अंक उठाएंगे और इसमें इसके ऑस्कुलेटर से गुणा करेंगे, तो ये -2 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा -4। अब ये लास्ट वाला अंक छोड़ के जो संख्या बची है 763, इस 763 में से जो भी चिन्ह उस चिन्ह के साथ इसको ले आओ, 4 घटा देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 759। ठीक है, आप कहोगे 759 मिल गया, बहुत सही बात है। अब फिर से लास्ट अंक उठाओ इसका 9, तो इस 9 में अगर फिर -2 का, यानी कि ऑस्कुलेटर हमारा कितना है -2, फिर से -2 का गुणा करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -18। अब इस अंक को 9 तक छोड़ दो, आगे के 2 उठा लो, पीछे का अंक छोड़ते जाते हैं, पीछे के अंक में गुणा करके और पीछे का अंक छोड़ के जो संख्या बचती है उस संख्या में उसको जोड़ते या घटाते चलते हैं। अगर प्लस का ऑस्कुलेटर है तो जुड़ता जाएगा, माइनस का ऑस्कुलेटर है तो घटता जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। अब इसमें से 18 घटाएंगे हम तो हमारे पास कितना बचेगा, यानी कि 57 बचेगा। ठीक है, ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सही बात है। अब इस 57 में अगर हमारा 7 से भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जा रहा होगा, और अगर इस 57 में भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जा रहा। इस तरह से ऑस्कुलेटर काम करता है। ठीक है, तो इस 57 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब आप कहोगे कि 7 का तो आसान है, मतलब कि 7 का तो हम भाग ही दे सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ जी दे सकते हो, लेकिन ये 19 का 17 में, 13 में, 23 में, इनमें बहुत यूजफुल होता है ये। ठीक है, तो अब मुझे अगर चेक करनी है डिविजिबिलिटी, मतलब कि ये चेक करना है कि ये जो हमारी संख्या दी है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम फिर ऑस्कुलेटर लगाते हैं। ठीक है भाई, देखो तो 13 का ऑस्कुलेटर होता है +4, तो ये +4 का गुणा करूँगा तो ये 8 आ जाएगा, 8 इसमें जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा इतना। आप कहोगे सही बात है, तो इसमें मैं फिर 4 से गुणा करूँगा +4 से, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, इसको छोड़ के इसमें 4 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 81।
81 में 13 का भाग जा रहा है, आप कहोगे नहीं जा रहा। जब 81 में 13 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी हमें पता चल गया कि इस संख्या में 13 का भाग जा रहा होगा कि नहीं। ठीक है, आप इसे करके देख लेंगे ना, नहीं जा रहा होगा इसमें भाग। ठीक है, ये आजमाए हुए मेथड है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। 17 का ऑस्कुलेटर कितना होता है -5। अब 2 में हम क्या करेंगे, -5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -10। अब ये वाला अंक छोड़ दो, पीछे वाला, इसमें -10 कर दो। इसमें -10 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा यहाँ पे 753। ठीक है, 753 में फिर से -5 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 माइनस के। अब पीछे वाला अंक छोड़ दो, इसमें से 15 घटा दो, कितना बचेगा 60। 60 में 17 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, देखो हमें पता तो वैसे भी है कि ये सम संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई अगर यहाँ तक। एक आध ऑस्कुलेटर और चेक करके बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही कर लेना, ध्यान से देखना। अब इस संख्या में मैं 19 से चेक करूंगा, 19 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो 19 का ऑस्कुलेटर होता है 2, तो 2 का गुणा मैं इस 2 से करूंगा, इस वाले से, तो मुझे मिलेगा +4। अब +4 में इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 767। आप कहोगे सही बात है। अब इस 7 में मैं फिर 2 से गुणा करूंगा, प्लस के 2 से, तो मुझे मिल जाएगा 14। और इस 76 में अगर मैं 14 जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 90। और 90 में आप कहोगे 19 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी नहीं जा रहा होगा। ऐसे काम करता है ऑस्कुलेटर। आप ये सारे चेक कर सकते हो। देखो 11 से चेक करते हैं, कोई संख्या मैंने 11 से डिविजिबल उठाई, 121, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ जी सही है। अब 11 का जो ऑस्कुलेटर होता है वो -1 होता है। अंतिम एक अंक में हम -1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब ये यहाँ से हटा दो, 12 बचा इधर। 12 में से अगर मैं ये वाला -1 यहाँ पे ले आऊँ तो क्या बचेगा, 12 - 1 11 बचा। 11 में 11 का भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, तो 121 में भी जा रहा है। आप किसी भी रैंडम नंबर पर ऑस्कुलेटर ट्राई कर सकते हो, ये आजमाए हुए मेथड हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई यहाँ तक समस्या नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई समस्या तकलीफ हुई तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे बता दें, यूट्यूब चैनल पर बता दें, या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपको उचित लगे आप बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 11 का चेक कर लिया, 27 का आप चेक कर सकते हो, या 23 का, 29 का, ये चेक कर सकते हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, ये 4 जरूर याद कर लो। ये वाले 4 जरूर याद कर लो। इन्हें हम आगे जितने भी मतलब कि हम पढ़ाएंगे, या आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, इनकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको बहुत मतलब कि आसानी प्रदान करेंगे। ठीक है, अब होता है इन तीनों की कंबाइंड डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 7, कोई संख्या है ये हमारी, ये संख्या 7 × 11 × 13 से विभाजित तभी होगी जब ये इन तीनों से विभाजित हो रही होगी अलग अलग। क्यों, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 7 × 11 × 13 का मान जो आता है हमारा आता है 1001, ये अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई संख्या हमारी ये इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी है यहाँ पे, तो उसमें भाग इन तीनों के गुणनफल से तभी जाएगा जब इन तीनों का पूरा गुणनफल होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई, इसका कोई एक गुणनखंड हम छोड़ के इस पर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब अगर कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे एसएससी में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5 6 7 9 1 4 3 8 2, ये। ठीक है, और ये आपसे पूछा है कि ये वाली जो संख्या है क्या इसमें इसका भाग जाएगा या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। बना लिए। अब ये वाला जोड़ा है, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, और ये तीसरे स्थान पे है। तो सम स्थान वाले एक तरफ जोड़ लिए और विषम स्थान वाले एक तरफ जोड़ लिए। ठीक है, तो विषम स्थान वालों को हम जोड़ेंगे 3 8 2 + 5 6 7, और सम स्थान वालों को जोड़ेंगे 9 1 4। ठीक है, तो और सम स्थान पे सिर्फ दो यही एक स्थान है, और तो कोई है नहीं। अगर और यहाँ पे होता कुछ संख्या तो उसको भी हम इसमें जोड़ लेते। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इन्हें हम अगर जोड़ेंगे 5 6 7, तो ये 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 अच्छे 14 के 4 हासिल 1, और ये हो जाएगा 9। तो इस 949 में से अगर मैं इस वाले 914 को घटा दूं, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा 35 मिलेगा।
अगर इस 35 में इससे भाग जा रहा है तो ये जो संख्या हमारी है इसमें हमारा इनके गुणनफल यानी 1001 से भाग चला जाएगा। तो ये होती है इन तीनों की जो है कंबाइंड डिविजिबिलिटी। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ठीक है, हमें पता करना है कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके सम स्थानों के अंक यानी कि देखो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। तो सम स्थानों के अंक मतलब कि दूसरे, चौथे, छठे, 8 में, 10 में, 12 में, इस तरह से। और विषम स्थानों के अंक यानी कि पहले, तीसरे, 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, इस स्थान के। इनका अलग अलग जोड़ के डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस जो है हमारा 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो पहले मैं विषम स्थानों के अंक लेता हूँ, 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 ये हो गया। अब मैं सम स्थानों के अंक उठाता हूँ यानी कि 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। 7 और 5 12 और 2 14 और 4 18 और 6 24, ये आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 10 20, ये आ गया। तो ये 24 और इस 20 का डिफरेंस आ रहा है 4। तो अगर डिफरेंस 4 आ रहा है तो ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। डिफरेंस जो है हमारा हमेशा या तो 0 आएगा या 11 आएगा। डिफरेंस या तो हमेशा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तब ही ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर डिफरेंस 0 और 11 अगर नहीं आया तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा डिफरेंस कितना आया, 4 आया, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो हमने अब अगर डिविजिबिलिटी के रूल समझ लिए तो इस पर बेस्ड कुछ 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कि यही सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपके कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। अगर संख्या कोई संख्या ये है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, उसका मतलब वो संख्या 15 से विभाजित हो रही होगी इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं तो इन दोनों के गुणनफल से उस संख्या का विभाजित होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनना कि कोई 800 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी। जैसे पहली संख्या मिलेगी हमें 15, दूसरी मिलेगी 30, तीसरी मिलेगी 45, है ना, 60, 75, इस तरह से हमें मिलती चली जाएगी। 135, 150, इस तरह से हमें ये संख्या मिलती चली जाएंगी। 200 से ऊपर 500, मतलब कि 800 तक पूछ रहा है कितनी संख्याएं आएंगी। तो अगर ध्यान से सुनना, कितनी संख्या यानी कि कितनी संख्या होंगी, संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर इस पहले में भाग दूंगा तो 1 आएगा, इसमें भाग दूंगा तो 2। जितनी बार मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उतनी बार 15 का भाग इसमें चला जाता जाएगा और उतनी ही संख्या मुझे मिलती जाएंगी। मतलब 45 में अगर मैंने 3 का भाग दिया तो 45 तक 3 संख्याएं मुझे ऐसी मिल गई जिनमें 15 का भाग जा रहा है। वो कैसे मिली कि मतलब पहली संख्या वो होगी 15, पहली ऐसी संख्या 15 होगी जिसमें 15 का भाग जा रहा होगा। अब अगली ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगली प्राप्त करने के लिए मुझे 15 फिर जोड़ना पड़ेगा। तो जितनी बार मैं 15 जोड़ता जाऊंगा उतनी बार उसमें भाग जाता जाएगा और उतनी ही संख्या हमें मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 800 में 15 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस 800 में 15 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 15 चौका 60, है ना,
सॉरी 15 पना 75, यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 15 थी 45, यानी कि 53 बार जाएगा। 53 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना है, 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो 11 की डिविजिबिलिटी वही जो हमने सीखी है, सम स्थान के अंक विषम स्थान के अंक, वो कर सकते हैं। नहीं तो हमने देखा है ऑस्क्यूलेटर, मैं ऑस्क्यूलेटर से करूँगा, आप लोग इसको वैसे करना। ठीक है। तो 11 का ऑस्क्यूलेटर होता है -1। अब ध्यान से देखना, संख्या मेरी 2 6 9 9 3 1 2, ये यहाँ पे ऑस्क्यूलेटर लगाता हूँ तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। इस 31 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 29 और बाकी पूरी संख्या ये। ठीक है। और जो मेरा है 29, इसमें कितना हो जाएगा, -9। अगर मैं इसमें -1 का गुणा करूँगा तो ये -9 हो जाएगा नीचे। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो ये संख्या आप कितनी हो जाएगी, 2 6 6 9, सॉरी 6 एक ही है, 9 2, इस तरह से बचेगी। और ये वाला 9 है, ये इसमें से घटेगा। जब इसमें से मैं 9 घटाऊंगा, 92 में से 9 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 83। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। और ये संख्या मुझे मिलेगी 26983। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा जो है 3 मिला, इसमें मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। इस -3 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5 9 6 2। आप कहोगे सही बात है। इसमें फिर मैं -1 से गुणा करूंगा तो ये -5 मिलेगा मुझे, और इससे मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 4 6 2। ठीक है। अब ये 4 में अगर इसमें से घटा दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 22। और ये जो 22 है ये 11 से डिविजिबल है। जब ये 22 11 से डिविजिबल है तो ये वाली पहली संख्या ही हमें मिल गई जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है। अब इसको जो है हम करते हैं उससे, जो आपका फॉर्मूला है उससे, या फिर सिंपल इसमें 11 का भाग देख लो, इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, भाग दे के देख सकते हो। नहीं तो हम क्या करेंगे, वही हम इसका क्या करेंगे, 2 और 3 5 और 9 14, 5 और 9 14 और 2 16, ये मिल गया मुझे। ठीक है। 1 और 9 10 और 6 16, ये मिल गया। ठीक है। तो मैं अगर 16 में से 16 घटाऊंगा तो 0 मुझे मिल जाएगा। और 0 जो है, 0 जब अगर हमारा डिफरेंस आ गया तो वो नंबर 11 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो हमारी नंबर है वो 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करो। ये पूछ रहा है कि ये वाली जो संख्या है हमारी, ये अगर ये 11 से डिविजिबल है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करो। कि n ऐसी आनी चाहिए, n के उपलब्ध अगर हमारे पास 4 मान उपलब्ध हैं, n का मतलब कि 4 मान हमें मिल रहे हैं, जैसे एक 8 मिल रहा है, एक 7, एक 6, एक 3, इस तरह से। तो सबसे छोटा वाला पूछा है कि n का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो इसके देखो, हम ऑल्टरनेटिव प्लेसेस के जो डिजिट है उनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 7 11। ठीक है। और 11 और 3 14, तो ये इधर हो जाएगा 14 + n बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 2 8 8। ठीक है। सॉरी, तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो वो हमारा या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 6। तो 6 + n बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है। तो 6 + n बराबर अगर मैं 0 रख दूंगा तो n बराबर आ जाएगा मेरा -6। -6 n की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 6 + n बराबर 11 रख दूंगा तो n बराबर आ जाएगा 5। यही एक आंसर आ रहा है और यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब इस संख्या को कह रहा है कि 18406 x बाई जो है वो हमारी 90 से विभाज्य है, तो x + y का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना, ये जो y है अगर इसमें 90 का भाग जा रहा है तो y हर कीमत पे 0 होगी। y का मान अगर यहाँ पे 1 2 3 4 9 तक कुछ भी होता तो क्या इस 0 वाली संख्या से इसमें भाग जा रहा होता, आप कहोगे नहीं जा रहा होता। ठीक है। तो अब हमारा सवाल इतना बचा कि
1806x में अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये जो x है वो कितना आएगा? आप कहोगे एकदम सही बात है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स बराबर हमारा या तो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो अगर मैं 6 प्लस एक्स बराबर 0 रखूँगा तो x का मान मेरा माइनस के 6 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 6 प्लस एक्स बराबर 9 रखूँगा तो x बराबर मेरा आ जाएगा 3। ठीक है, तो बाई 0 आ गया और x 3 आ गया, तो x प्लस बाई मेरा आ जाएगा 3। इससे इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 5 अंकों की संख्या ये 2 4 7 x 8 ये जो है 44 से डिविजिबल है, तो कौन सा अंक जो है x को प्रतिस्थापित कर सकता है? अब ध्यान से देखो, अब ये जो संख्या है अगर ये 44 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या को 11 से और 4 से, इन दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। और हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक करी है कि 4 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसके अंतिम 2 अंक भी 4 से विभाजित होंगे। तो x 8 कोई संख्या है जो 4 से विभाजित होगी। और हमारे पास उपलब्ध ऑप्शन है 1 2 3 4। अगर मैं x के प्लेस पर 1 रख दूंगा तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, और 18 में 4 का भाग जाता नहीं है तो ये संख्या डिविजिबल नहीं रहेगी। इसका मतलब ए हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जो है इस x के प्लेस पर 3 रख दूंगा तो हमारी संख्या हो जाएगी 38, और 38 में भी 4 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं जा रहा भाग, तो ये भी कट गया। अब अगर मैं 2 रखूंगा तो 28 हो जाएगा, चला जाएगा, और 4 रखूंगा तो 48 रखूंगा आएगा तो भी चला जाएगा। यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं x का मान जो हो सकते हैं, या तो इसका आंसर 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब 11 की डिविजिबिलिटी इसमें लगा लेते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे लगाएंगे? 8 और 7 15 और 2 15 और 2 17। ठीक है, माइनस, अब इसको जोड़ेंगे x प्लस 4 बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से है, ब्रैकेट में है x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 17 माइनस एक्स माइनस के 4। तो 17 में से 4 गए, हमारे पास बचेंगे 13 माइनस एक्स बराबर 11 रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं 11 रख दूंगा, तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा, आप कहोगे 11 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 11 बराबर x, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 11 ही क्यों रखा? मैं चाहता अगर 0 रख देता तो मुझे मिल जाता 13 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 13 आ जाता, जबकि x जो है 1 अंक है, 2 अंक नहीं है। ठीक है, तो x हमें कितना चाहिए था? 1 अंक चाहिए था। हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि 13 है, 13 को 11 प्लस 2 में तोड़ देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है काम पर। ठीक है, फिर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने 11 यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो ये जो है x का मान हमें मिल जाएगा 2, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल होते हैं वो सारे देखे, और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए वो सारे देखे। आप पूरा वीडियो को देखिए, और आपको कोई समस्या आती है, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर इन क्वेश्चंस को लेकर आती है, आप कमेंट करके हमें बताइए, टेलीग्राम चैनल पर बताइए। वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।